साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है आरटी एक्ट 2009। देखिए आरटी एक्ट जो 2009 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी टीचर से रिलेटेड आप तैयारी करें, चाहे रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उन सब में, चाहे सीटेट की तैयारी, उन सब में आरटी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है स्टूडेंट्स की, आरटी एक्ट कई बार पढ़ने के बावजूद भी हम जो धाराएं जो 38 है वो याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में टोटल 38 धाराएं याद करवाऊंगा मैं। ठीक है, वो कैसे याद करेंगे अभी अपन देखेंगे। तो टोटल जो 38 धाराएं हैं उन सबको कैसे आसानी से अपन याद करें उसका मैं आपको तरीका बताऊं। और इस वीडियो का अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टोटल 38 धाराएं आप मुख जुबान बोल सकोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो भी आरटी एक्ट है उसमें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। कई बार अपन को सबसे पहली बात यही पूछ ली जाती है कि आरटी एक्ट की जो फुल फॉर्म क्या है, तो कई बार हम गलती कर देते हैं क्योंकि हम डीप में जाने की कोशिश में रहते हैं। तो और इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो आरटी एक्ट की जो अपन बात करें तो इसमें टोटल धाराएं कितनी है, टोटल धाराएं जो है 38 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं, इसमें 7 अध्याय है। और अनुसूचियां कितनी है, इसमें 1 अनुसूची है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें आरटी एक्ट जो अपन कह सकते हैं जब लागू हुआ, ठीक है, उसमें जो संशोधन हुआ वो कौन सा हुआ, 86वां संविधान संशोधन। अब उसमें महत्वपूर्ण चीजें जो है वो अपन बात कर लेंगे। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की अपन बात करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे, एक तो अनुच्छेद 21(1) के बारे में, दूसरा अपन बात करेंगे अनुच्छेद 45 और तीसरा अनुच्छेद 51 के। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा केवल जो 21(a) है उसके तहत शिक्षा, जो 86वां जो संविधान संशोधन है 21(a) के तहत उसमें शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का बालक का मूल अधिकार है। अनुच्छेद जो 45 है उसके तहत क्या है, अनुच्छेद 45 जो है उसमें बालक जो है उसकी प्रारंभिक जो देखभाल है और उसकी जो शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ गया। और 21 जो धारा जो है अनुच्छेद 51 है उसके तहत क्या है, इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं एक 11वां मूल अपन कह सकते हैं कर्तव्य जुड़ा। वो कर्तव्य क्या है, अपने जो माता पिता या संरक्षक है अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें आपको ये 3 बातें ही ध्यान रखनी है। 21 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनकी प्रारंभिक अपन कह सकते हैं देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और 51 क्या है, उसके अंतर्गत जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जिसको अपन कह सकते हैं कि जिसके तहत माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो ये तो जो 86वां जो संविधान संशोधन उसकी बात हो गई, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इसमें जो आरटी एक्ट लागू हुआ उसकी प्रक्रिया की। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो आरटी एक्ट है राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए। तो राज्यसभा के अंतर्गत 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, 26 अगस्त 2009। और ये जो आरटी एक्ट संपूर्ण देश में कब लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट संपूर्ण देश में लागू हो गया था
केवल उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें, राजस्थान के संदर्भ में देखिए, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये 29 मार्च 2011 को ये अधिसूचित हुआ और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। राजस्थान में ये आरटी एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। तो इसका जो आरटी एक्ट अपना इस बार रीट के जो सिलेबस में आरटी एक्ट जो 2011 है उसको मैं अलग से क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि उसमें भी कई धाराएं हैं, तो दोनों आपके लिए एक टकराव की स्थितियां बनती है। तो पहले अपन आरटी एक्ट 2009 क्लियर करेंगे, उसके बाद अलग से वीडियो जो होगा उसमें आरटी एक्ट जो है 2011 का। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपन बात करते हैं इनकी जो धाराएं हैं उनकी। देखिए अब अपन बात करते हैं, मैंने कहा कि इसमें टोटल धाराएं कितनी है? 38 धाराएं। प्रारंभिक जो पहली जो धारा है इसमें पहली जो धारा है अपन कह सकते हैं, इसमें पहला अध्याय जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं एक एक अलग से। पहला जो अपन कह सकते हैं अध्याय है, उसमें जो धारा है फर्स्ट, उसके अंतर्गत आरटी एक्ट को लागू किया गया। आरटीई एक्ट को लागू किया गया। और धारा जो 2 है उसमें क्या है? आरटी एक्ट से संबंधित शब्दावली। इसके अंतर्गत क्या है? इससे संबंधित शब्दावली। मैं मौखिक रूप से बताऊं, जैसे इसमें शब्दावली के अंतर्गत कुछ समुचित सरकार हो गई, ठीक है, समुचित सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये दूसरा इसमें है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब क्या है? प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 8 तक। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 8 कई इसमें शब्दावली है वैसे, बाकी आप बुक्स में देख लेना। वैसे असुविधाग्रस्त बालक कौन से होते हैं और एक दुर्बल वर्ग के बालक कौन कौन से होते हैं? असुविधाग्रस्त बालक इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बालक है, जो अपन कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा से पिछड़ चुके, अपने जो रीट है उसके अंतर्गत सिलेबस में भी आता है अपने वंचित एवं अलाभान्वित बालक, वो आ जाते हैं, उनको अपन असुविधाग्रस्त समूह के बालक भी कह सकते हैं। दुर्बल वर्ग के बालक जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। और खास श्रेणी के विद्यालय कौन कौन से हो गए? इसमें खास श्रेणी के शब्दावली की मैं बात कर रहा हूं, आपको पूछा जा सकता है जैसे असुविधाग्रस्त जो समूह के बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो ये अपन को पता हो। खास श्रेणी के विद्यालय में जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ये खास श्रेणी के विद्यालयों के, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये सब इसके अंतर्गत आ गए खास श्रेणी के विद्यालयों के अंतर्गत। तो ये इसकी शब्दावली हो गई मोटे मोटे में। अब अपन बात करें तो यहाँ पे पहला जो अध्याय है उसमें बात की मैंने, इसमें पहली जो धारा है वो क्या है? आरटी एक्ट को लागू करना, और जो सेकंड धारा है आरटी एक्ट से संबंधित शब्दावली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक एक अपन अध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली जो धारा है, पहले धारा में क्या है? उसके अंतर्गत आरटी एक्ट को लागू किया गया, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर आरटी एक्ट को लागू किया गया। और जो धारा 2 है उसके अंतर्गत शब्दावली आ गई। अब अपन बात करते हैं अध्याय सेकंड की, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करें सेकंड जो है अधिकार, इसके अंतर्गत बात करते हैं धारा 3।
धारा 3 में क्या है, धारा 3 अधिकार के अंतर्गत आ गया। यहां पे आप एक ही बात ध्यान रखिए कि बालक को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करे। किस धारा के तहत है ये प्रावधान, धारा 3 के तहत, और बालक को किसी प्रकार की राशि देने की आवश्यकता नहीं है, ये बालक को अधिकार दिया गया। तो अधिकारों की बात कौन कौन सी में है, 3, 4 और 5 में। तो पहले मैं धारा 3 की बात कर रहा हूं, उसमें बालक को क्या अधिकार दिया गया है कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने आसपास ही निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, अपन कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। धारा 4 की बात करते हैं। धारा जो 4 है वो ये कहती है कि बालक को उम्र के अनुसार प्रवेश, उम्र के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा, या वो उम्र के अनुसार प्रवेश ले सकता है, ये उसका अधिकार है। तो जैसे अपन बात करते हैं, कोई बालक है, मान लीजिए 8 वर्ष का बालक है, तो वो कौन सी कक्षा में बैठेगा। ठीक है, आप सबको पता है कि 5 वर्ष का जो बालक है वो उसका एडमिशन होता है, तो 3 वर्ष वो ऊपर है, तो वो डायरेक्ट कक्षा 3 में बैठ सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है। कौन सी धारा में, धारा 4 के तहत उम्र के अनुसार वो प्रवेश ले सकता है, कक्षा में बैठ सकता है। कौन सी धारा में, ये धारा 4 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 जो है वो यह कहता है कि बालक कि अगर प्रारंभिक शिक्षा जिस विद्यालय में वह पढ़ रहा है वहां पर अगर मान लीजिए उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तो वैसी स्थिति में बालक दूसरी जगह एडमिशन ले सकता है। लेकिन कौन से विद्यालय, जहां वो पहले पढ़ रहा था उस टाइप के विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, न कि खास श्रेणी के जो विद्यालय नवोदय, वहां पे वो एडमिशन नहीं ले सकता, ना ही इस बात की वो डिमांड कर सकता है। धारा 5 में क्या है, बालक कहीं भी प्रवेश ले सकता है। ठीक है, किसी भी विद्यालय में वो पढ़ सकता है, खास श्रेणी के विद्यालय को छोड़कर। तो बालक कहीं भी प्रवेश ले सकता है, इसके लिए संस्था प्रधान जो है, संस्था प्रधान तुरंत टीसी उपलब्ध करवाएगा। ये किसके अंतर्गत है, धारा 5 के तहत। तो देखिए धारा 1 में क्या है, आरटी एक्ट को लागू किया गया। धारा 2 में क्या है, धारा 2 में शब्दावली है। धारा 3 के तहत बालक जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो उसको अधिकार दिया गया। कौन सी धारा में, धारा 3 के तहत। और धारा 4 में ये उसको अधिकार दिया गया है कि वो उम्र के अनुसार या उम्र के अनुरूप वो कक्षा में एडमिशन ले सकता है। और धारा जो 5 है वो ये कहती है कि बालक कहीं भी एडमिशन ले सकता है, खास श्रेणी के विद्यालय को छोड़कर, तो उसको टीसी से मना नहीं किया जा सकता। अगर कोई संस्था प्रधान टीसी में विलंब करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो 5 धाराएं आपको याद है, पहले है आरटी एक्ट को लागू करना, सेकंड जो धारा है उसके अंतर्गत उसकी शब्दावली, धारा 3 के तहत बालक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। धारा 4 के तहत उसको उम्र के अनुरूप एडमिशन मिलेगा। और धारा 5 में क्या है, वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तीसरा जो अध्याय है धारा, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 11 तक आ जाते हैं। देखिए तीसरा अध्याय, इस अध्याय में अपन बात करेंगे अपना जो है अध्याय, तीसरा अध्याय कौन सा है, कर्तव्य, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएंगी, 6 से लेकर 11 तक धाराएं आ जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 क्या कहती है कि आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्ष के भीतर, ठीक है, ये किन के लिए है, अपन कह सकते हैं कर्तव्य, राज्य सरकार के कर्तव्य, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, राज्य सरकार के कर्तव्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनका कर्तव्य है कि 3 वर्ष, आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्ष के भीतर उनको, उनके लिए क्या है, आसपास ही विद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो ये बात किसके तहत है, धारा 6 के तहत
उसको अपने आसपास ही प्रारंभिक शिक्षा मिले, इसके लिए आसपास ही उसको विद्यालय उपलब्ध करवाया जाए या आवश्यक उसको संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। तो अपन कह सकते हैं जैसे प्राथमिक जो स्कूल है 1 किलोमीटर, ठीक है, प्राथमिक, और उच्च प्राथमिक जो है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। तो धारा 6 की बात आपको क्लियर समझ में आ गई। धारा 6 में क्या है कि आरटी एक्ट लागू होने के बाद में ये कर्तव्य आ गए, तो समुचित जो सरकारें हैं वो उनको विद्यालय उपलब्ध करवाएगी उनके आसपास ही, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं धारा 7। धारा 7 सीधी सी बात है, केंद्र सरकार के क्या कर्तव्य है। देखिए याद करने के तरीके अभी अपन साथ में बताऊंगा मैं आपको। केंद्र सरकार के कर्तव्य क्या है धारा 7 के तहत, ये है कि सरकार उनके लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, और अपन कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए उनको पाठ्यचर्या जो अपन कह सकते हैं पाठ्यक्रम, वो उसमें समय समय पर संशोधन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण करना और शिक्षकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये सब कर्तव्य कौन किसके अंतर्गत आ जाते हैं, धारा 7 के तहत। धारा 7 को आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के कर्तव्य। अब इसी के साथ ही अपन देखते हैं धारा 8 जो है वो लगते ही अपन कह सकते हैं राज्य सरकार के। देखिए सभी जो धाराएं हैं आपको कैसे याद होगी, इनका एक क्रम है जो अभी साथ में चल रहा है। जैसे केंद्र सरकार के कर्तव्य, उसके तुरंत बाद धारा 8 है राज्य सरकार के कर्तव्य आ जाएंगे। राज्य सरकार के कर्तव्य क्या है, बालक को उसके आसपास ही प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो, उसके लिए विद्यालय उसको समय पर उपलब्ध हो, और आवश्यक जो संसाधन है, ठीक है, अपन कह सकते हैं शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां हैं, ठीक है, आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो सभी उसके लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये किसका कर्तव्य है, राज्य सरकार का कर्तव्य। और कौन सी धारा के तहत, धारा 8 के तहत। तो धारा 6 में क्या है, विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। भाई विद्यालय की व्यवस्था हो गई तो तुरंत केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएगी, जो भी धन है, वित्तीय सुविधाएं है, उसका क्या खर्चा हो रहा है, वो सब चीजों का आकलन कराएगी। धारा 8 आ गया राज्य सरकार के कर्तव्य, ठीक है, और राज्य सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी, उनकी उपस्थिति हो, ठीक है, उनका प्रवेश सुनिश्चित करेगी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो, ये उस सरकार के कर्तव्य। अब देखिए लगते हैं अपन बात करते हैं धारा 9। धारा 9 जो है स्थानीय प्राधिकारी, समझिए स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा, जैसे अपन शब्दावली में भी अपन बात कर सकते थे इसकी स्थानीय प्राधिकारी की। स्थानीय प्राधिकारी जो होता है स्कूल के संचालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा एक अधिकारी तय किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं जैसे पीईओ, ठीक है, जो स्कूलों के संचालन के लिए उसके आसपास ही अपन कह सकते हैं पंचायत स्तर पर ये अधिकारी होता है। हालांकि ब्लॉक स्तर पर सीबीओ भी होता है, लेकिन उनके जो स्थानीय प्राधिकारी कौन है, पीओ। अब उसके कर्तव्य क्या आ जाते हैं, या मान लीजिए सीबीओ है, ये सब है स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय प्राधिकारी उनके कर्तव्य क्या क्या है, स्थानीय प्राधिकारी उनको आसपास ही शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। देखिए क्या होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने कर्तव्य किस पे डाल देती है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार खुद कोई कार्य थोड़ी करती है। वैसे राज्य सरकार खुद एक योजना का निर्माण करती है, ठीक है, और उसके बाद वो कर्तव्य स्थानीय प्राधिकारी को जमीनी स्तर पर उनको लागू करना होता है। तो स्थानीय प्राधिकारी का क्या कार्य है कि जो योजना है उसको मूर्त रूप से लागू करना, जिसके लिए आवश्यक अपन कह सकते हैं दिशा निर्देश उनको भेजना, ठीक है, या जो अपने क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में कौन कौन से बालक है जिनका प्रवेश नहीं हुआ, उनका प्रवेश सुनिश्चित करेगा, और उनकी जो उपस्थिति प्रॉपर सुनिश्चित हो और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो, ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। उनको आसपास से विद्यालय की व्यवस्था की जाए, बालकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और उनका पाठ्यक्रम सही समय पर हो जाए, मॉनिटरिंग करना, ये सब कार्य किसके अंतर्गत, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो धारा 9 कंप्लीट। धारा 10 देखिए इसी के लगते, धारा 10 है, ये आ जाता है माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य देखिए किस तरीके से याद करना है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसी के बाद में।
तो माता पिता के कर्तव्य किसके अंतर्गत आ जाता है? धारा 10 के तहत कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे रेगुलरली, और उनका जैसे अपन कह सकते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो, ये वो सुनिश्चित करेंगे, नियमित रूप से बालक विद्यालय में जाए। ये माता पिता का कर्तव्य है किसके तहत? धारा 10 के तहत। अब देखिए धारा, वापस रिपीट करें, धारा 1 में क्या है? आरटी एक्ट को लागू करना। धारा 2 में शब्दावली। धारा 3 के तहत बालक का यह अधिकार है कि वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करे। धारा जो 4 है उसमें यह दिया गया कि बालक अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में बैठ सकता है। धारा 5 है कि बालक कहीं भी एडमिशन ले सकता है, उसके लिए तुरंत उसको टीसी उपलब्ध करवाई जाए, केवल खास श्रेणी के विद्यालयों को छोड़कर। ठीक है। धारा 6 की बात करें तो धारा 6 सबसे पहली बात है कि लागू होने की पहली बात है कि विद्यालयों की व्यवस्था है उसकी स्थापना की जाए सरकार के द्वारा। ठीक है। ये धारा 6 जो है अध्याय 2 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, अध्याय 3 के तहत धारा 6 में क्या है? विद्यालय की व्यवस्था की जाए। और विद्यालय की व्यवस्था हो गई तो केंद्र सरकार क्या करेगा? वित्त उपलब्ध करवाएगा। केंद्र सरकार निर्देशन जारी करेगा राज्य सरकार, कि राज्य सरकार उसको लागू करेगी। ठीक है। राज्य सरकार किस पर अपने जो है कार्य का भार डालेगा? एक तरीके से अपन कह सकते हैं स्थानीय प्राधिकारी पर। और स्थानीय प्राधिकारी किनको बोलेगा? माता पिता को, कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजे। ठीक है। अब जैसे समस्या ये आ गई कि मान लीजिए कोई बालक है 6 वर्ष से छोटा या 5 वर्ष से छोटा, तो उनके लिए राज्य सरकारें क्या है? अपन कह सकते हैं 6 वर्ष से, अपन कह सकते हैं 6 वर्ष से पहले के जो बालक है, जो मैंने अभी बात बताई थी पहले, 6 वर्ष से जो पहले के बालक, उनके लिए अपन कह सकते हैं देखभाल और शिक्षा, इसके लिए आंगनबाड़ी, अपन कहते हैं आंगनबाड़ी या इनको नंदघर, इनकी व्यवस्था करेगा। तो देखिए अध्याय जो तीसरा है कर्तव्य, वो कंप्लीट हो गया। तो धारा 6 में क्या है? विद्यालयों की स्थापना। धारा 7 के तहत क्या है? केंद्र सरकार के कर्तव्य। धारा 8 के तहत राज्य सरकार के कर्तव्य। और धारा 9 में क्या? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और स्थानीय प्राधिकारी किसको बोलेगा? माता पिता को। तो धारा 10 में क्या है? माता पिता के। और धारा जो 11 है उसके तहत माता पिता उसको सबसे पहले कहां पे भेजेंगे? आंगनबाड़ी में। तो धारा 11 तक आपको याद हो चुकी है, अभी वापस फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं धारा 12 से लेकर 28 की। ठीक है। अब देखिए अध्याय 4, ठीक है, उसमें आ जाते हैं अपने उत्तरदायित्व है। और ये जो उत्तरदायित्व है इसमें कितनी धाराएं आ जाएगी? 12 से लेकर 28 तक। तो देखिए इनको क्रम से 1 से लेकर 11 तक की जो धाराएं हैं वो मैंने बता दी है। वापिस मैं रिपीट करूं एक बार। पहली जो धारा है आरटी एक्ट को लागू करना। सेकंड जो धारा है आरटी एक्ट से संबंधित जो शब्दावली है। ठीक है। अध्याय 1 सेकंड अध्याय में आ जाते हैं। अध्याय से ज्यादा आप धाराओं पर ध्यान रखो, अध्याय बहुत कम पूछे जाते हैं, धाराएं जरूर आपको पूछी जाती है। धारा 3 जो है उसके अंतर्गत बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। धारा जो 4 है उसके तहत बालक उम्र के अनुसार एडमिशन ले सकेगा। धारा 5 में क्या दिया गया? धारा 5 में यह है कि वो बालक कहीं भी एडमिशन ले सकेगा, उसको प्रारंभिक शिक्षा से मना नहीं कर सकते, उसको तुरंत टीसी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, बात हो गई यहाँ तक। अब आ जाते हैं अपन तीसरे अध्याय में। तीसरा जो अध्याय है उसमें धारा 6 की बात करते हैं। धारा जो 6 है उसके तहत विद्यालय की स्थापना आरटी एक्ट के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर उनके आसपास की जाए। विद्यालय की स्थापना हो गई, अब केंद्र सरकार के कर्तव्य आ जाते हैं कि केंद्र सरकार उनके वित्त की व्यवस्था करेगी। उसके तुरंत बाद आ जाते हैं राज्य सरकार के कर्तव्य, धारा 8 और धारा 9 जो है उसके बाद तुरंत आ जाता है स्थानीय प्राधिकारी जो अधिकारी होता है। तो राज्य सरकार ने स्थानीय प्राधिकारी, धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी किसको बोलेगा? माता पिता को। तो धारा 10 आ गई जिसके तहत माता पिता के कर्तव्य आ गए और माता पिता ने क्या उनको आंगनबाड़ी में भेजा। तो धारा जो 11 है वो आंगनबाड़ी से संबंधित हो गई। अब बात करते हैं धारा 12 के बारे में। धारा 12 जो है अपन बात करते हैं वो किससे संबंधित है? विद्यालयों से संबंधित है। कौन सी? धारा 12। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिख ही देते हैं। धारा जो 12 है
वो विद्यालय से संबंधित है। इसके तहत क्या है कि विद्यालय जो भी है राज्य सरकार द्वारा जो संचालित जो भी विद्यालय है वो इनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। किसके तहत है ये? धारा 12 के तहत है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, या जो अन्य जो जो सहयोग से संचालित है या प्राइवेट स्कूल है उनमें भी 25% जो है एडमिशन है, 25% वो एडमिशन आरटी एक्ट के तहत लेने हैं और बदले में सरकार उनको एक तय राशि उनको देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार उनको कुछ भी नहीं देगी। तो प्रारंभिक शिक्षा उनको उपलब्ध हो तो जो विद्यालयों की ये कर्तव्य आ जाते हैं, उत्तरदायित्व एक तरीके कि वो जो विद्यालय हैं वो उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी बात, विद्यालय के उत्तरदायित्व और क्या आ जाते हैं कि उनका अपन कह सकते हैं जो भी जब भी मान लीजिए स्थानीय प्राधिकारी है या राज्य सरकार उनसे कोई भी सूचना मांगे तो वो सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये विद्यालय हमेशा बाध्य होंगे। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे धारा 12 है उसके तहत क्या है कि विद्यालय जो है उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, गुणवत्तापूर्ण, उनकी प्रॉपर उनकी उपस्थिति और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो। और इसके साथ ही उनकी जो प्राइवेट स्कूल है जैसे मान लीजिए जो मान्यता प्राप्त है उनमें 25% एडमिशन उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें, और जब भी कोई सूचना मांगी जाती है तो ये बाध्य होंगी देने के लिए। आगे बात करते हैं धारा 13। धारा 13 जो है वो किससे संबंधित है? प्रवेश से संबंधित एवं बालकों की फीस से संबंधित। इसमें यह कहा गया है प्रवेश एवं फीस नहीं ली जा सकती। धारा 12 किससे संबंधित आ गई? विद्यालयों के कर्तव्य। देखिए कोई भी विद्यालय है, विद्यालयों की चल रही कर्तव्य, उसमें पहला आ गया उनको प्रवेश से संबंधित। अब यहाँ पे प्रवेश एवं फीस नहीं ले सकता कोई भी विद्यालय या कोई भी व्यक्ति। अगर मान लीजिए उससे कोई भी व्यक्ति उनसे कोई फीस लेता है तो उस फीस के बदले में उनको 10 गुना जुर्माना देना होगा। कितना? 10 गुना जुर्माना। और अगर मान लीजिए कोई प्रवेश परीक्षा ली जाती है, अगर मान लीजिए कोई विद्यालय प्रवेश परीक्षा ले और उनको मना कर दे कि नहीं ये बच्चा तो कमजोर है, तो वैसी स्थिति अगर ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है तो वैसी स्थिति में उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, और अगर दोबारा उसकी कंप्लेंट आती है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये किसके तहत? धारा 13 के तहत कोई भी विद्यालय उससे प्रवेश फीस और प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकता। धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। धारा 13 वो ये कहती है कि किसी भी बालक से किसी प्रकार की फीस और प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसमें धारा 13 कंप्लीट हो गई। धारा 14 देखिए किससे संबंधित है? यह है प्रवेश डॉक्यूमेंट्स। अपन एक तरीके से इसको देखिए इस तरीके से समझ लेंगे, इसको समझिए। धारा 14 इससे रिलेटेड है कि कोई भी बालक है, कुछ तय डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पर वो विद्यालय में एडमिशन लेता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बालक है उसके पास राज्य सरकार द्वारा जो तय किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है तो वैसी स्थिति में वो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वो विद्यालय में प्रवेश ले सकता, उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके माता पिता के द्वारा जैसे मान लो कोई एफिडेविट है तो उसके आधार पर उसको एडमिशन दिया जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं धारा 14 के तहत कि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट के ना होने पर भी उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 15। धारा 15 जो है वो किससे संबंधित है? धारा 15 है कि वर्ष पर्यंत प्रवेश। धारा 15 में यह है कि कोई बालक है जैसे शैक्षणिक वर्ष जब शुरू होता है तो उस समय उसका एडमिशन होता है, लेकिन मान लीजिए कोई बालक उस तय समय के बाद में मान लीजिए विद्यालय में एडमिशन लेना चाहे तो वैसी स्थिति में भी कोई भी विद्यालय या व्यक्ति उसको प्रवेश से
मना नहीं कर सकता कि अब आपका एडमिशन नहीं ले सकते। तय समय के बाद में भी उसका एडमिशन लेना होगा। हालांकि अगर उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा तो तय विधि है, तरीका है राज्य सरकार का, उसके तहत उसके सिलेबस को पूर्ण करवाना होगा। तो मैं वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, धारा 12 में क्या है, विद्यालय के कर्तव्य आ जाते हैं, विद्यालय के उत्तरदायित्व है कि वो विद्यालय उन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। धारा 13 के तहत है ये है कि उसमें बालक से किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा और फीस नहीं ली जाती। अगर उससे प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो वैसी स्थिति में उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना, और दोबारा अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो उस पर 50,000 रुपये, और अगर उससे कोई फीस ली जाती है तो उस फीस का 10 गुना जुर्माना उसको देना होगा। आगे देखिए, धारा 14 जो है उसके प्रवेश के डॉक्यूमेंट्स जो तय किए गए उसके आधार पर वो एडमिशन लेगा। अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वैसी स्थिति में भी उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, एफिडेविट के आधार पर उसको एडमिशन दिया जाएगा। धारा 15 की बात करें तो वो वर्ष पर्यंत कभी भी एडमिशन ले सकता है, उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। धारा 16 जो है वो ये कहती है कि बालक को फेल नहीं किया जा सकता, बालक को फेल नहीं किया जा सकता और ना ही उसको विद्यालय से निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बताओ कि राजस्थान में बात करें 2019 में जो संशोधन हुआ उसके तहत बालक को फेल किया जा सकता है। ठीक है, 5वीं एवं 8वीं के जो उसमें संशोधन कर दिया गया, यानी अब बालक अगर मान लीजिए परीक्षा में फेल भी हो जाता है, ठीक है, तो धारा 16 हो गई। धारा जो 17 है वो किससे संबंधित है, बालक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, धारा 12 की बात की थी मैंने, विद्यालय में प्रवेश से संबंधित। धारा 13 के तहत उससे कोई प्रवेश परीक्षा या फीस नहीं ली जा सकती। धारा 14 के तहत उसको बिना डॉक्यूमेंट्स के भी उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। धारा जो 15 है उसको कभी भी वो एडमिशन ले सकता है, उसको प्रवेश से मना नहीं करें। तो ये धारा हो गई कितने, धारा 15। धारा 16 के तहत बालक को फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो संशोधन हो गया इसमें धारा 16 के तहत। धारा जो 17 है वो ये कहती है बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं धारा 18। धारा 18 है विद्यालय की मान्यता से संबंधित, विद्यालय की मान्यता। और धारा जो 19 है वो है विद्यालय के मापदंड, अपन कह सकते हैं मान्यता के लिए मापदंड। देखिए, आरटी एक्ट के लागू होने के बाद में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के जारी नहीं रख सकता है। अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता के स्कूल चलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है। कितना है, 1 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है उसके बाद भी अगर वो स्कूल चलाता पाया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रतिदिन उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना जारी होगा। ठीक है, ये तो विद्यालय की मान्यता से संबंधित। अगर बिना मान्यता का कोई विद्यालय चलाता हुआ पाया जाता है तो वैसी स्थिति में उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अब बात करते हैं धारा 19 विद्यालय के मापदंड। जो देखिए, विद्यालय के जो मापदंड है, ठीक है, जो बने हुए हैं उनको 3 वर्ष के भीतर उनको पूर्ण करना होता है। अगर मान लीजिए वो उस मापदंड को पूर्ण नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये बात किसके तहत है, धारा 19 के तहत, यानी अब उसकी मान्यता वापस रद्द की जा सकती है। ठीक है, और उसको जो मान्यता दी जाती है वो अपन कह सकते हैं धारा 18 के अधीन आ गई। ठीक है, तो ये हो गई धारा 19 तक की। एक बार इसके बाद की आगे की जो धाराएं उनको अपन याद करेंगे। तो एक बार में पूरी जो धाराएं 1 से लेकर उसको एक बार कंप्लीट वापस रिपीट करते हैं। देखिए, धारा जो 1 है उसका अपन कह सकते हैं शुरुआत की जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में उस समय शुरुआत हुई थी, अभी सभी राज्यों में। धारा जो 2 है वो शब्दावली से संबंधित। धारा 3 के तहत बालक ये उसको अधिकार है कि वो प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।
धारा 4 में क्या दिया गया कि उम्र के अनुसार वो एडमिशन ले सकता है, और धारा 5 में वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है, उसको प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। धारा 6 जो है वो ये कहती है कि विद्यालयों की स्थापना आरटी एक्ट लागू होने के बाद में उसके आसपास ही की जाएगी। धारा 7 केंद्र सरकार के कर्तव्य, धारा 8 राज्य सरकार के कर्तव्य, धारा जो 9 है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 माता पिता के कर्तव्य, और धारा 11 आंगनबाड़ी यानी उनको उनकी जो प्रारंभिक देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। धारा जो 12 है विद्यालयों के कर्तव्य आ जाते हैं, 12 के विद्यालयों के कर्तव्य आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो विद्यालय है उनको प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। धारा 13 के तहत उसे किसी प्रकार की विद्यालय है तो विद्यालय में सीधी सी बात है 12 के बाद तुरंत बाद वो विद्यालय में क्या होता है, प्रवेश होता है, प्रवेशिका, इस प्रकार की मनाही है। प्रवेश जो होता है किसके आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो धारा 14, इस धारा कौन सी 14 कि उससे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स है, दूसरी बात तुरंत ये समस्या आती है कि वो कभी भी एडमिशन ले सकता है। 12 में क्या एडमिशन, ठीक है, 12 में विद्यालय के कर्तव्य, विद्यालय के कर्तव्य के अंतर्गत 13 में ये चीज आ गई लगते ही कि वो किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। धारा 14 में ये है कि वो कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, और धारा 14 में जो तय डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी वो एडमिशन ले सकते हैं। और धारा 15 में जो है वो है कि वो कभी भी एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लेने के बाद में बात आती है तुरंत उसमें धारा 16 में बालक को फेल नहीं किया जा सकता, और धारा जो 17 है उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये बात हुई धारा 17 तक। धारा 18 जो आती है वो है विद्यालयों के मान्यता से संबंधित। 18 और 19 जो दोनों आप याद रखना मान्यता से संबंधित है। धारा 18 और 19 किससे संबंधित है, मान्यता से संबंधित। और 17 यानी अगर उसकी पिटाई की जाती है तो वो एक तरीके से उसके लिए खतरा ही है, ठीक है। तो धारा जो 19 तक कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं धारा 20। अब देखिए ये उत्तरदायित्व तो चल रहे हैं अपने। अब बात करते हैं धारा 20 की। धारा 20 में क्या है, केंद्र सरकार है अपनी अधिसूचना द्वारा, ठीक है, जो उसमें संशोधन कर सकती है, अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है। कौन, केंद्र सरकार। धारा 20 में क्या है, संशोधन, केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर उसमें अपनी जो अनुसूचियां उसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। धारा जो 21 है वो है एसएमसी का गठन, एसएमसी का गठन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि धारा जो 21 है वो किससे संबंधित, इसमें एसएमसी का गठन होता है जिसको अपन कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। अब देखिए जो एसएमसी का गठन हो गया धारा 21 में, और इसी के साथ धारा जो 22 है एसएमसी द्वारा विकास योजना, या अपन कह सकते हैं एसएमसी के कार्य। अब देखिए जो एसएमसी का जो गठन होता है उसके अंतर्गत बात आती है धारा 21 की, और एसएमसी के जो कार्य विद्यालय प्रबंधन जो समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके जो कार्य आ जाते हैं धारा 22 में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें एसएमसी से संबंधित। पहली बात है कि जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से 3/4 जो सदस्य हैं, यानी कि जितने भी सदस्य उनमें से 75% तो जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, बच्चों के अभिभावक, बच्चों के अभिभावक। क्योंकि आपको पता है कि इस बार रीट में आपके आरटी एक्ट का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, तो हर एक बातें जो है आरटी एक्ट से संबंधित वो सभी आपकी अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, और आरटी एक्ट की जो धाराएं हैं वो आपको याद होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इन सब चीजों को अनदेखा किया तो वैसी स्थिति में आपकी की हुई तैयारी पर ये जो है पार्ट ये आपका पानी फेरने का कार्य करेगा, की हुई मेहनत पर।
तो यहाँ पहली बात है कि 3/4 सदस्य कौन होंगे, उनके माता पिता में से या जो बच्चे हैं उनके अभिभावक। यहाँ पे जो अध्यक्ष जो होता है वो कोई संस्था प्रधान नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, उन जो बच्चों के अभिभावक है, ठीक है, अध्यक्ष होता है अभिभावक, ठीक है, उन बच्चों के जो अभिभावक है उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को चयनित कर लिया जाता है, तो वो उनमें अभिभावक होता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी जो सदस्य, ठीक है, 50% जो सदस्य जितने भी, उनमें 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। ये 3 बातें आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और जो संस्था प्रधान वो कौन होता है, एसएमसी के अंदर सचिव होता है, वो सचिव होता है। तो ये 4 बातें क्लियर हो गई। तो एसएमसी का गठन किसके तहत, धारा 21 के तहत। 20 में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है, 21 एसएमसी का गठन और 22 जो है एसएमसी के कार्य आ जाते हैं, ठीक है। अब एसएमसी के जो मैंने बताया था कि उसके 21 से संबंधित बातें हुई। अब एसएमसी के कार्य क्या क्या हैं, कार्य को सुन लीजिए। धारा 22 के तहत मैं बात कर रहा हूँ, ये 21 के तहत हो गई। एसएमसी का गठन जो है, मैं धारा की किसकी बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ। उसमें 3/4 सदस्य यानी 75% जो सदस्य होंगे वो बच्चों के माता पिता संरक्षक में से होंगे। अध्यक्ष उन्हीं में से कोई अभिभावक होगा। 50% उनमें महिलाओं का होना जरूरी है। जैसे 25% जो बच गए, जो उसमें स्टाफ वगैरह है, टीचर्स है, वो सब आ जाते हैं, जो भी कोई मैडम विद्यालय है। और जो संस्था प्रधान होता है वो उसका सचिव होता है। तो ये धारा 21 की गठन से संबंधित बातें हुई। अब अपन बात करते हैं धारा 22 एसएमसी के कार्य, ठीक है। धारा 22 के तहत देखिए, एक तो अपन कह सकते हैं, मैं सीधा सा बोल ही देता हूँ, इसमें एसएमसी की जो विकास योजनाएं हैं उसमें पहली बात है कि एसएमसी क्या करेगी कि विद्यालय की जो प्राप्त होने वाला जो अनुदान है, ठीक है, विद्यालय को जो प्राप्त होने वाला जो अनुदान है उस पर ध्यान रखेगी, ठीक है। और विकास योजनाएं तैयार करेगी कि विद्यालय के और विद्यालय में होने वाले जो अपन कह सकते हैं मोटे तौर पे जो कार्य है उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उनकी क्रियाकलाप जो भी है विद्यालय से संबंधित उन पर ध्यान रखना, ये सब चीजें आ जाती है एसएमसी के कार्यों के। और एसएमसी कार्य है कि जो शिकायतें प्राप्त होती है उनका प्रारंभिक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करना, ये आ जाते हैं एसएमसी के कार्य। मैंने कहा कि विद्यालय को जो अनुदान या सहायता प्राप्त जो राशि होती है उनकी अपन कह सकते हैं उनको सही तरीके से कार्य करना और योजनाएं तैयार करना, और इन्हीं योजनाओं के आधार पर राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं। अब आगे बात करते हैं धारा 23। धारा 22 जो है इसे एसएमसी के कार्य से संबंधित। अब आ जाते हैं शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक की योग्यताएं आ जाती है इसके अंतर्गत। ये शिक्षकों से संबंधित आ जाते हैं। यहाँ पे 23 से संबंधित अपन बात करें, शिक्षक की योग्यता है कि आरटी एक्ट जो लागू हुआ है उसके तहत शिक्षक बनने के लिए उसके पास कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। अगर वो योग्यताएं पूर्ण करता है, ठीक है, जैसे अपन देखते हैं प्रारंभिक रूप में जैसे टेट जो है, टीईटी, ठीक है, पात्रता परीक्षा, वो पास होना जरूरी है। वो किसके अंतर्गत आ जाता है, शिक्षक की योग्यता है धारा 23 के तहत। अब धारा जो लगती देखिए, याद रखिए, धारा जो 24 है वो आ जाती है शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य क्या है, ध्यान दीजिए। शिक्षक के कर्तव्य जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कोई भी शिक्षक है वो हमेशा नियमित रूप से विद्यालय आएगा और अपन कह सकते हैं समय पर विद्यालय, और उनका जो पाठ्यक्रम है तय समय में पूर्ण करवाएगा। बालकों की जो स्थिति है उसके बारे में घर वालों को वो अवगत कराएगा, ठीक है, किसके तहत, धारा 24। तो शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के जो पैमाने इस आधार पर शिक्षक बन सकता है, और धारा 24 के तहत शिक्षक के कर्तव्य, ठीक है। और धारा जो 25 है उसमें क्या आ जाता है, छात्र शिक्षक अनुपात आ जाता है, छात्र शिक्षक अनुपात। यहां ध्यान दीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात की अपन बात कर लेते हैं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राथमिक जो स्कूल है L1 की बात कर रहा हूँ, वहां पे जैसे 60 स्टूडेंट है तो वहां पे 2 शिक्षक होंगे, 90 स्टूडेंट है
तो वैसी स्थिति वहां पे 3 शिक्षक, ठीक है। और अगर मान लीजिए 120 शिक्षक है, सॉरी 120 स्टूडेंट है, तो वहां पे 4 शिक्षक का पद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 121 से लेकर 200 तक अगर वहां पे स्टूडेंट है तो वहां पे कितने शिक्षक हो जाएंगे? 5 शिक्षक। कितने शिक्षक? 5 शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक वहां पे संस्था प्रधान भी का पोस्ट भी सर्जित हो जाएगा, यानी वहां पर 5 प्लस 1 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किसी विद्यालय में 121 से 200 है, तो मान लीजिए यहाँ पे किसी विद्यालय में 150 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट नहीं होते तो वैसी स्थिति में वहां पे संस्था प्रधान का पद नहीं होगा। जैसे 150 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में वहां पे एक स्थायी संस्था प्रधान का पद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 150 के बाद स्टूडेंट तो बढ़ रहे हैं, 180 हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वहां पे टीचर, स्टूडेंट बढ़ रहे तो वहां पे टीचर की संख्या नहीं बढ़ेगी। फिर वो अनुपात कितना हो जाएगा? 40:1 का अनुपात। समझ गए इस बात को? दोबारा से रिपीट करूं, जैसे वैसे जनरली तो है शुरुआत में रहता है 30:1 का रहता है, ठीक है। लेकिन 150 150 के ऊपर क्या हो जाता है? वहां पे एक संस्था प्रधान का पद हो जाता है। और 180 है 200। अब आपको यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी प्राथमिक स्कूल में 200 स्टूडेंट है तो वैसी स्थिति में वहां कितने शिक्षक होंगे, ठीक है। कितने शिक्षक होंगे? तो शिक्षक तो देखिए 5 ही हो गए और एक वो वहां पे संस्था प्रधान, ठीक है। दोनों से संबंधित बात पूछी जाती है तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा। तो टोटल वहां पे शिक्षक कितने हैं? 5 और एक संस्था प्रधान। हालांकि वही शिक्षक है लेकिन उसका एक अलग पद है। तो ये हो गया उससे संबंधित, प्राथमिक से संबंधित। और उच्च प्राथमिक में क्या होता है? उसमें आप यही बात रखें ध्यान की वहां पे जो अनुपात होता है वो होता है 35+1 का। वहां पे अनुपात कितना होता है? 35:1 का अनुपात है। यानी प्राथमिक में वहां पे 40 से ज्यादा नहीं होगा अनुपात। उच्च प्राथमिक जो है उसमें अनुपात कितना होगा? 35:1 का। और अगर वहां पे 100 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में वहां पे एक वरिष्ठ अध्यापक का पद सृजित हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित। तो एक बार अपन देख लेते हैं वापिस धारा जो 20 है, ठीक है। धारा 20 किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित। धारा 21 है एसएमसी का गठन। धारा 22 एसएमसी के कार्य। धारा 23 शिक्षक की योग्यता। उसके लगते ही धारा 24 जो है वह शिक्षकों के कर्तव्य। और धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। तो अपन एक बार 1 से लेकर 25 तक की धाराओं को एक बार रिपीट कर लेते हैं। धारा 1 में क्या है? जो धारा 1 है उसमें है आरटी एक्ट को लागू करना। धारा 2 है आरटी एक्ट की शब्दावली। धारा 3 के तहत छात्र का यह अधिकार है कि वो निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके। धारा 4 में ये दे रखा है कि वो अपन कह सकते हैं उम्र के अनुसार एडमिशन ले सकता है। धारा जो 5 है उसके तहत वो बालक कहीं भी एडमिशन ले सकता है। धारा जो 6 है उसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके लिए विद्यालय की स्थापना, ठीक है, कर्तव्य आ रहे हैं तो विद्यालय की स्थापना। धारा 7 है जो केंद्र सरकार के कर्तव्य आ जाते हैं। धारा 8 में राज्य सरकार के। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी। और 9 के बाद धारा 10 स्थानीय प्राधिकारी किसको बोलेंगे? माता पिता को। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य। धारा जो 11 है उसके तहत जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था, प्रारंभिक अपन कह सकते हैं पूर्व शिक्षा। धारा 11 हो गई। धारा 12 जो है विद्यालय को कर्तव्य। धारा 13 के तहत विद्यालय किसी प्रकार की प्रवेश फीस या प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। धारा 14 के तहत उसको तय डॉक्यूमेंट्स के नहीं होने के बावजूद भी हम उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते। और धारा 15 वो एक वर्ष पर्यंत एडमिशन ले सकता है, कभी भी एडमिशन ले सकता है। धारा 15। धारा 16 के तहत उसको फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17 जो है उसमें यह है कि उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। धारा जो 18 है और 19 दोनों विद्यालय की मान्यता और मापदंड से संबंधित है। धारा 20 जो है वो है केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचियों में संशोधन करना। धारा जो 21 आती है, धारा 21 एसएमसी का गठन। धारा 22 एसएमसी के कार्य। धारा 23 से शिक्षक को कर्तव्य जो अपन कह सकते हैं योग्यताएं लागू हो जाती है तो उसकी योग्यता है धारा 23। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है। छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित
जो बातें हैं वो भी आपने क्लियर कर ली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। चीज़ें सीखने के लिए हमें थोड़ा समय देना होता है और हम जल्दीबाजी करते हैं कि हमें कम ही समय में सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। चीज़ों का सफलता का आपने पढ़ा है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, चीज़ें अपन को पढ़नी होगी, समझनी होगी। अब अपन बात करते हैं आगे। धारा अपनी हो गई कितनी, 25 हो गई। अब अपन बात करते हैं धारा 26। धारा 26 जो है वो क्या है? धारा जो 25 अपने पढ़ी थी किससे संबंधित, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित, और धारा 26 भी अनुपात से संबंधित है। लेकिन अंतर क्या है, जो स्वीकृत पद है किसी विद्यालय में, स्वीकृत पद उसमें से 10% से ज्यादा खाली नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। जितने स्वीकृत पद है धारा 26 के तहत उनमें से 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होंगे। धारा 27 की बात करते हैं। धारा जो 27 है वो ये कहते हैं शिक्षक के कार्य। धारा 27 क्या है, शिक्षक के कार्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शिक्षक को किन किन कार्यों में लगाया जा सकता है। पहला यहाँ पे जनगणना, ठीक है। सेकंड है चुनाव, जितने भी टाइप के चुनाव आ गए मोटे तौर पे। और तीसरा है आपातकाल, या सॉरी जैसे अपन कह सकते हैं जैसे आपदा, राहत कार्य में। और किसमें लगा सकते हैं इसको, आपदा कार्यों में उसको अपन कह सकते हैं, लगा सकते हैं। तो धारा 27 किससे संबंधित है, शिक्षक के कार्यों से संबंधित। उसको जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों के अलावा नहीं लगाया जा सकता। और अब है धारा 28, ठीक है। धारा 28 क्या है, अपन कह सकते हैं एक तरीके धारा 27 हो गई गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया सकते हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। ये हो गई धारा 27। धारा 28 जो है, ठीक है, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाए। ये जो देखिए ये थोड़ा विवाद चलता है कि जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बात है आरटी एक्ट प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षक विशेषकर जो प्रारंभिक जो स्कूल है 1 से 8 तक के बच्चों को ट्यूशन नहीं करा सकता है। बाकी इसमें वो सब चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि वो बड़े स्तर पे जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आरटी एक्ट है वो प्रारंभिक जो शिक्षा है उनके लिए लागू है। तो धारा 28 कंप्लीट हो गई, यानी कह सकते हैं अपने जो उत्तरदायित्व वो कंप्लीट हो गए। धारा 29 देखिए, अब इसके बाद में धारा 29, ठीक है। अपन जो है अध्याय अपना है 5वां अध्याय। पांचवा जो अध्याय है वो है पाठ्यक्रम से संबंधित। किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम। और इसमें अपन लेते हैं 29 और 30 को इस अध्याय के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो 29 है धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया, देखिए जो पाठ्यक्रम है और उसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, उस मूल्यांकन प्रक्रिया को राज्य सरकार जो एक अधिकारी तय करते हैं वो उस पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया का चयन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पाठ्यक्रम है या जो मूल्यांकन प्रक्रिया होगी उसमें पाठ्यक्रम जो है वो संविधान सम्मत होना चाहिए। पहली बात तो ये है किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यक्रम संविधान सम्मत होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो पाठ्यक्रम जो है बालक का सर्वांगीण विकास करे। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। और तीसरी जो बात है वो है कि पाठ्यक्रम जहां तक हो सके उनकी मातृभाषा, प्रारंभिक शिक्षा उनको मातृभाषा में ही मिले उनको, ये पाठ्यक्रम में सुनिश्चित किया गया है। तो धारा 29 कंप्लीट हो गई,
यानी उनका जो पाठ्यक्रम है, मापन मूल्यांकन प्रक्रिया उससे संबंधित हो गई ये बात। धारा 30, ठीक है। धारा 29 जो है वो किससे संबंधित है? धारा 29 पाठ्यक्रम एवं उसके मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है। धारा 30 जो है वो ये कहती है कि बोर्ड परीक्षाओं की अनिवार्यता नहीं। धारा 30 में क्या है कि कोई भी बालक बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं वो उसके लिए अनिवार्य नहीं है, हालांकि उसको प्रारंभिक शिक्षा का उसको पूर्णतः प्रमाण पत्र उसको देना होगा। तो ये भाई धाराएं 30 तक हो गई है आपकी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, धारा 30 तक है वापिस से। पहली जो धारा है क्या है? पहली जो धारा है आरटी एक्ट को लागू, आरटी एक्ट की जो धारा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस वक्त, लेकिन फिलहाल सभी राज्यों में लागू है। तो पहली जो धारा है आरटी एक्ट का लागू, सेकंड जो धारा है आरटी एक्ट की शब्दावली। फिर आ जाते हैं अपन इसके अधिकार के अंतर्गत। धारा 3 में बालक का अधिकार है कि वो प्रारंभिक शिक्षा अपने आसपास ही निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। धारा 4 जो है वो ये कहती है कि बालक उम्र के अनुसार एडमिशन ले सकता है। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि बालक कहीं भी एडमिशन ले सकता है खास श्रेणी के विद्यालयों को छोड़कर। तो दूसरा अध्याय कंप्लीट, ठीक है, उसको टीसी उपलब्ध करवाएगा। तीसरा जो है अपना अध्याय वो है कर्तव्य। कर्तव्य की बात करें तो आप याद रखो 6 से लेकर 11 तक सब कर्तव्य आ रहे हैं इसमें। तो धारा जो 6 है उसमें क्या है? धारा 6 में उनके लिए आसपास ही विद्यालयों की स्थापना की जाएगी आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्ष के भीतर, ठीक है। धारा 7 के तहत केंद्र सरकार के कर्तव्य आ जाते हैं कि वो वित्त उपलब्ध करवाएंगी। धारा 8 तुरंत लगते ही 8 राज्य सरकार की, वो राज्य सरकारें हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, उनके लिए विद्यालय की स्थापना है, उनके लिए प्रशिक्षण है, शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, वो सब चीजें धारा 8 के अंतर्गत। स्थानीय प्राधिकारी पर डाल देंगे धारा 9। स्थानीय प्राधिकारी वही कार्य करेंगे जो 8 के तहत दिए गए थे। तो धारा 9 में आ जाता है स्थानीय प्राधिकारी स्कूलों को मॉनिटरिंग करेगा, उनके लिए किसी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो, ये सुनिश्चित हो, बालकों का प्रवेश हो, उनको नियमित उपस्थिति हो और उनको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो, ठीक है, प्रशिक्षण है, वो सब चीजें आ जाती है धारा 9 में। धारा 10 जो है वो है माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के जो कर्तव्य है कि वो उनको प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएंगे और नियमित रूप से विद्यालय में भेजेंगे। धारा 11 जो है आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो तीसरा जो अध्याय है वो कंप्लीट है। फिर उत्तरदायित्व की बात करें तो धारा 12 विद्यालयों से संबंधित प्रारंभ हो जाता है। पहली बात ध्यान रखिए, कर्तव्य थे वो सरकारों से संबंधित है, अधिकारियों से संबंधित। अब 12वां जो है यहाँ पे वो है विद्यालयों से संबंधित उत्तरदायित्व की। विद्यालय की बात आ रही सबसे पहले, तो पहली बात यह है कि विद्यालय उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे धारा 13 के तहत, यानी उससे किसी प्रकार की विद्यालय प्रवेश फीस और परीक्षा नहीं लेगा। उसके तहत विद्यालय की फिर वो उत्तरदायित्व आ रहे हैं धारा 14 के तहत कि उसको तय डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी उसको अगर एडमिशन लेना है तो उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकता। विद्यालय के उत्तरदायित्व है कि उसको अपन कह सकते हैं वर्ष पर्यंत एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। धारा 16 के तहत है कि विद्यालयों की बात चल रही है कि वो उसको फेल नहीं कर सकते। धारा 17 के तहत विद्यालय के जो शिक्षक उसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। और विद्यालयों से संबंधित है 18 और 19 कि उनको जो विद्यालय की मान्यता और मापदंड आ जाते हैं 19 के अंतर्गत। अब जो धारा 20 है वो आ जाती है संशोधन से संबंधित केंद्र। तो 19 तक तो सेम चल रहा है विद्यालय से संबंधित, ठीक है। 20 में आ जाता है, 20 में संशोधन, केंद्र सरकार अनुसूचियों में अनुशोधन जोड़ना, उसमें हटाना, वो सब चीज। धारा 21 जो है वो है एसएमसी का गठन, और जो धारा 22 है एसएमसी के कार्य, लगते ही याद रखना है। 20 में संशोधन, 21 में गठन एसएमसी का और 22 में एसएमसी के कार्य। धारा जो 23 है वो आ जाती है शिक्षक की योग्यताएं, ठीक है। 23 शिक्षक की योग्यताओं की आ गई, 24 शिक्षक के कर्तव्य आ गए। एक में योग्यता है, उसके बाद शिक्षक के कर्तव्य आ गए, यानी शिक्षक तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा, ठीक है, नियमित रूप से समय पर विद्यालय आएगा, ठीक है। ये धारा 24 के तहत है। धारा जो 25 है छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है। और धारा 26 लगते ही यह है कि विद्यालय में जो पद स्वीकृत है उसमें 10% से ज्यादा खाली नहीं होने चाहिए। शिक्षक से संबंधित ये धारा 27 कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और शिक्षक से संबंधित ये धारा 28 कि वो है अपन कह सकते हैं धारा 28 के तहत, धारा 28 में क्या है
अपन ने पढ़ा था इसमें, हाँ, शिक्षक कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सके। और अब वो हो गया अध्याय जो अपना 4 कंप्लीट। अध्याय 5 की बात करें जिसमें 29-30 है। 29 में है कि पाठ्यक्रम का निर्माण और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए वो अपने बात कर ली। और धारा 30 बोर्ड परीक्षाओं की अनिवार्यता नहीं। तो ये अपने अध्याय 5 हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और धारा जो 30 है वहां तक धाराएं आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है, अगर 30 तक धाराएं आपको याद हो गई है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, अब अपना जो चलता है, अपने जो अगला जो अध्याय है वो अध्याय कौन सा है, अध्याय 6। ठीक है, अध्याय जो 6 है अपना संरक्षण। संरक्षण हो गया इसमें। और इसमें जो धाराएं जाती है 31 से लेकर 34 तक। धाराएं कितनी है, 31 से लेकर 34 तक। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं धारा 31। समझिए, धारा जो 31 है, अब देखिए संरक्षण है यहाँ पे, जो अध्याय का नाम संरक्षण, यानी बालकों के जो अधिकार है उनका अपन कह सकते हो उनका संरक्षण हो, उनके जो अधिकार है उनके साथ किसी प्रकार का अहित नहीं हो, या वो अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो। तो इन सब के लिए वो कार्य जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो, उनकी सुनिश्चितता तय हो, इसके लिए कुछ धाराएं तय की गई है जिसके तहत अलग अलग कर्तव्य तय किए गए हैं। धारा 31 में है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। धारा 31 क्या है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा, इसकी धारा जो है 3, उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा। अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा। ठीक है, इनका कार्य क्या है, और धारा 17 के तहत राज्य बालक अधिकार संरक्षण है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। अब आपको सीधा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस धारा में दिया गया, आरटी एक्ट की धारा 31 में। और चाहे आपको राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पूछे तो आपको बताना क्या है, धारा 31। और यहाँ पे जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पास हुआ, तो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है, 2005 में। ठीक है, अब देखिए इसमें धारा 31 हो गई। अब इसके कार्य क्या है कि जो भी शिकायतें आती है उनको तय समय पर उनको अपन कह सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है, तो ये आ जाता है धारा 31 के तहत। ठीक है, अब देखिए धारा 32। धारा 32 क्या कहती है, स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित। समझिए, बिल्कुल सरल भाषा में देखिए, अगर कोई बालक है उसकी जो अपन कह सकते हैं उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया या उसकी किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो वो अपनी शिकायत धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी को वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। स्थानीय प्राधिकारी क्या करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा। स्थानीय प्राधिकारी क्या करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा और 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर उनकी समस्या का निपटारा करेगा। 3 माह के भीतर उनकी कोई भी बालक है, व्यक्ति, अभिभावक उनकी समस्या का निपटारा करेगा 3 माह के भीतर। बात यहाँ पे यह है कि अगर कोई बालक है, ठीक है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो यहाँ पे अपील कर सकता है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 33। जो धारा 33 है, केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन
किसके तहत है? धारा 38 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। और इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। चलिए आगे बात करते हैं धारा 34। धारा 34 जो है, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, लगभग वो धारा आपको कई बार याद रहती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए जो धारा 34 है वो है राज्य सलाहकार परिषद का इसमें गठन किया जाएगा। धारा 34 के तहत क्या है? राज्य सलाहकार परिषद का इसमें गठन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए धारा जो 35 है, अब बात करते हैं धारा 35 के बारे में। इसमें भी जो राज्य सलाहकार परिषद है उसमें भी बात वही है, इसमें भी 15 ही सदस्य होंगे। ठीक है, तो अपना जो अपन कह सकते हैं ये छठा अध्याय वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अध्याय इसमें। हाँ सॉरी, ये ऊपर लिख दिया ना मैंने, ऊपर लिखा। इसमें देखिए अध्याय जो 7 है वो किससे संबंधित है? प्रकीर्ण। जिसके अंतर्गत जो है 35 से लेकर 38 तक की धाराएं आ जाती है। देखिए इसमें जो 35 है धारा 35 जो है उसमें क्या है? धारा 35 है उसमें अपन कह सकते हैं मार्गदर्शक, केंद्र सरकार मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगी। ठीक है, किनको? राज्य सरकारों को। राज्य सरकारें जो है वो किनको उपलब्ध करा देगी? स्थानीय प्राधिकारी को और विद्यालय से संबंधित। धारा जो 36 है उसमें धारा 36 के तहत, ठीक है, अपन कह सकते कार्यवाही की जाती है। कोई भी कार्यवाही की जाती है, जैसे मैंने कहा जैसे धारा जो 13 थी, बालक प्रवेश परीक्षा या मान लीजिए कोई प्रवेश फीस लेता है तो उससे संबंधित जुर्माने की जो कार्रवाई की जाती है तो वो पहले उसके लिए सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा जो तय सक्षम अधिकारी है उससे अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, और अब बात करते हैं धारा 37। धारा 37 में यह है कि अपन कह सकते केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, या अपन कह सकते हैं जितने भी आयोग है, अपन कह सकते सलाहकार परिषद गठन है, एसएमसी है, इन सब के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता। न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। आप अपील कर सकते हो इन आयोगों में, लेकिन इनके विरुद्ध आप न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं कर सकते। और धारा जो 38 है वो है कि राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, राज्य सरकारें अपन कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, राज्य सरकारें अपने आवश्यक संशोधनों के साथ, अपने आवश्यक संशोधनों के साथ इस अधिनियम को लागू कर सकेंगे, इस अधिनियम को लागू कर सकेंगे। तो ये हो गई धारा 38 कंप्लीट। तो एक बार देखिए इसमें धारा 1 वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। कैसा लगा आपको ये जो क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। टोटल 38 धारा है। पहली जो धारा है, पहली धारा क्या है? आरटीआई एक्ट को लागू होना। सेकेंड वाली जो धारा है वो ये है कि इसके अंतर्गत शब्दावली आ जाती है। धारा 3 के तहत बालक का जो अधिकार शिक्षा प्राप्त कर सके। धारा 4 जो है उम्र के अनुसार वो एडमिशन ले सकता है। धारा जो 5 है उसमें यह है कि वो एक अपन कह सकते हैं कहीं भी एडमिशन ले सकता है। धारा जो 6 है,
ठीक है, वो उसके कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है कि विद्यालयों की स्थापना 7 में केंद्र सरकार के कर्तव्य, धारा जो 8 है उसमें राज्य सरकार के, धारा 9 है उसमें स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य और धारा 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था। धारा जो 12 है वो विद्यालयों से संबंधित कि विद्यालय उनकी प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे और 25% जो है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो भी अपन बोलते हैं, उसमें 25% जो सीटें हैं उन बच्चों के लिए होगी जो दुर्बल वर्ग से संबंधित आते हैं। ठीक है, धारा 13 के तहत उससे किसी प्रकार की प्रवेश फीस या परीक्षा नहीं ली जा सकती। धारा 14 के अंतर्गत तय डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी उसको एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। और धारा 15 जो है वो ये कहती है कि बालक 1 वर्ष पर्यंत कभी भी एडमिशन ले सकता है। और धारा जो 16 है उसको फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिलहाल उसमें संशोधन कर दिया गया। धारा जो 17 है उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। धारा जो 18 है 19 है वो विद्यालयों की मान्यता से संबंधित है। धारा 20 है उसमें केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकती है। धारा 21 है एसएमसी का गठन। धारा 22 जो एसएमसी के कार्य, एसएमसी के गठन से संबंधित जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी है। धारा 23 जो है वो आ जाते हैं शिक्षक की योग्यताओं। और धारा जो 24 है वो है शिक्षक के कर्तव्य। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात और इसके लगते धारा जो 26 है उसमें छात्र शिक्षक जो अनुपात है उसमें जो पद है वो 10% से ज्यादा खाली नहीं होंगे। धारा जो 28 है, अब बात करते हैं धारा 27। धारा जो 27 है उसमें शिक्षकों गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धारा जो 28 है उसमें यह है कि जो अपन कह सकते हैं धारा जो 28 है वो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं ले सकता। धारा 29 पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित है। और धारा 30 में बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है। धारा 31 जो है, ठीक है, आ जाती है इसमें संरक्षण से संबंधित। ठीक है, अपन कह सकते हैं इसमें बालक अधिकार संरक्षण आयोग के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा। धारा 33 और 34 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। धारा जो 35 है मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालयों में। धारा जो 36 है वो ये है कि कार्यवाही सक्षम अधिकारी की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता। धारा जो 37 है वो ये कहती है कि जो भी अपन कह सकते हैं व्यक्ति है, अधिकारी है, उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। और जो धारा 38 है वो राज्य सरकारें अपने आवश्यक संशोधनों के साथ इस अधिनियम को लागू कर सकेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।